म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जो कि मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न जनरेट करके देता है, वो है मिड कैप कैटेगरी। क्योंकि इस कैटेगरी के जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज़्यादा होता है लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है। यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12 से 15% हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा ये रिटर्न जनरेट करके देगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये वोलेटाइल भी होता है। और स्मॉल कैप की कंपनीज म्यूचुअल फंड्स जो कि हमें हाई रिटर्न देते हैं उससे ये कम रिटर्न जनरेट करके देगा, लेकिन साथ ही साथ उससे कम रिस्की है। यानी कि स्मॉल कैप से ये कम वोलेटाइल होता है। यानी कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच का ये रिटर्न देगा और रिस्क के भी मामले में ये बीच में आता है। यानी इसमें रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और मॉडरेट रिस्क भी है। अब जब मिड कैप कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया तो मिड कैप कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमें इनमें से किसी एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना रहे तो हम किसे सेलेक्ट करेंगे, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें क्या करना होता है, डिटेल में कंपैरिजन करना होता है। और साथ ही साथ कुछ टेक्निकल टर्म्स की भी बात करेंगे जिसके बाद से आप खुद तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन हो सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर मिड कैप कैटेगरी की जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर पिछले 5 साल का जो रिटर्न इन म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी ने जनरेट करके दिया है उनको अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ऊपर जिन्होंने 5 साल में हाई रिटर्न जनरेट करके दिया है वो है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। दूसरे नंबर पर आता है जो कि लगभग 28.5% का रिटर्न पिछले 5 साल में एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करके दिया है, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। तीसरे नंबर पर आता है महिंद्रा मैन्युलाइफ जो कि लगभग 28.25% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 27.5% के साथ एडलवाइज मिड कैप चौथे नंबर पर आता है। और 5वें नंबर पर आता है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी जो कि लगभग ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 26.5% के साथ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड छठे नंबर पर आता है। इसके बाद से 7वें नंबर की बात करें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम जो कि मिड कैप कैटेगरी का है, लगभग 25.5% का रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है। इसके साथ ही साथ 25.5% का रिटर्न HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने दिया है जो कि 8वें नंबर पर आता है। तो ये रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो इन 7 से 8 म्यूचुअल फंड्स की हम लोग तुलना करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोग इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि जो साल भर में हमें एक्सपेंस रेशियो के तौर पर फ़ी पे करना होता है जो कि NAV में एडजस्ट करके ही हमें रिटर्न दिखाया जाता है, वो हमारा एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी की तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, 0.77%। ठीक है। इसके साथ ही साथ निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा है, 0.82%। हालांकि इनका अगर आप AUM साइज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। HDFC का लगभग 63,413 करोड़ का है और निपॉन इंडिया का लगभग 26,822 करोड़ का है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो रिटर्न देखेंगे ये भी हमें इससे ज़्यादा रिटर्न बना करके दिए हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने, और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ रहा है सालाना और हमें कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को यहीं पर स्किप करता हूँ क्योंकि हमें साल भर में ज़्यादा एक तरीके से फ़ी पे करना पड़ रहा है और हमें रिटर्न भी कम देखने को मिल रहा है। तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इन दोनों को यहीं पर स्किप करने के बाद से अगला फंड जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिनका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो बहुत डिसेंट है, 0.38% है। ठीक है। और इनका अगर आप AUM देखेंगे तो भी बहुत अच्छा है, लगभग 42,699 करोड़ का है और रिटर्न के मामले में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस फंड के बारे में और डिटेल में। कोटक मिड कैप का पिछले कुछ वर्षों में जो रिटर्न जनरेट करके दिया है, क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं, ये पहले हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 है और ये जो आपको ब्लू कलर से लाइन दिख रही है ये रिटर्न जो है वो इस फंड का यानी कोटक मिड कैप का है, और जो येलो वाली लाइन दिख रही है ये आपका बेंचमार्क का रिटर्न है। अगर मैं 1 महीने का डेटा सेलेक्ट करता हूं तो 1 महीने में ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी, यानी ऑलमोस्ट टाइम 1 महीने में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। 3 महीने को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो 3 महीने में देखिए ब्लू वाली लाइन
अधिकतर समय आपको ऊपर दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा सा इनका लगभग टच हुआ है, यहाँ पर इनका टच हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है, यानी कि 3 महीने में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। अगर मैं 6 महीने का डेटा देखता हूं तो 6 महीने में देखिए येलो वाली लाइन हमेशा आपको ऊपर दिख रही है, यानी पिछले 6 महीने में ये जो म्यूचुअल फंड है ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। ब्लू वाली लाइन किसका था? कोटक मिड कैप का, और कोटक मिड कैप का रिटर्न देखिए बेंचमार्क से लगातार नीचे है, यानी 6 महीने में ये म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। एक साल का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो एक साल में भी देखिए अधिकांश समय येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी ब्लू वाली लाइन से, यानी एक साल के भी आंकड़े में जो कोटक मिड कैप फंड है वह बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। पिछले 3 साल का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो 3 साल में देखिए ये ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी, लेकिन कई बार देखिए यहाँ पर येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिखेगी, यहाँ से देखिए लगातार येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है। तो बेंचमार्क को ये कई बार 3 साल के भी आंकड़े में बीट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग 5 साल के आंकड़े में चलें तो 5 साल में आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिखेगी। मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए येलो वाली लाइन यहाँ पर ऊपर थोड़े से देर के लिए दिखेगी, यानी कि ये कुछ समय के लिए 5 साल के भी आंकड़े में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है कोटक इमर्जिंग जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड का अगर आप बीटा देखेंगे तो बीटा यहाँ पर 0.81 का है, जो कि ठीक ठाक है। एक रेफरेंस पॉइंट होता है और एक से कम अगर आपका बीटा है तो ये कम वोलेटाइल माना जाता है। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू देखिए, अल्फ़ा यहाँ पर बहुत कम है। अल्फ़ा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट करेगा या नहीं। तो अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना बेहतरीन होता है। मैंने आपको पिछले 5 साल का जो चार्ट दिखाया है उसके हिसाब से कई बार जो ये म्यूचुअल फंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि इसका जो अल्फ़ा है वो 1.53 है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना वो टाइम बेंचमार्क को बीट कर पाएगा। पिछले 5 साल में ये कई बार बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसका अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं शार्प रेशियो की बात करूँ तो शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि जो म्यूचुअल फंड का एक तरीके से अगर आप कहें जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड हमें पिछले 5 साल में मान लीजिए कि 20% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो ये एवरेज रिटर्न माना जाता है। तो ये मान लीजिए 20% एवरेज रिटर्न है, तो 20% से ये कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, मान लीजिए ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, तो ये जो 20% हमें एवरेज रिटर्न निकाल करके दे रहा है, इससे ऊपर 10% और इससे नीचे 10% ये जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो इतना हो गया, यानी इतना ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अब जो फंड ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा वो हमारे लिए ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो ये फंड एवरेज से इतना नीचे चला जाएगा, तो ऐसे फंड से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो शार्प रेशियो होता है ये पॉजिटिव में जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो रिस्क ले रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है और डेट में भी इन्वेस्ट करती है। अब इस म्यूचुअल फंड का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो इनका ऑलमोस्ट जो एक्सपोजर है वो इक्विटी में है, डेट में इनका एक्सपोजर नहीं है। डेट वाले जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रिस्क फ्री माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न ऑफर किया जाता है। लेकिन इक्विटी वाले जो होते हैं वो पूरी तरीके से मार्केट के सिनेरियो पर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो रिस्क की इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। तो जो भी शार्प रेशियो का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो टोटल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा है तो पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऐसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि रिस्क ज़्यादा ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा, रिस्क ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अगर हमें रिटर्न निकाल करके नहीं दे रहा है तो हमारे लिए वो एक तरीके से गलत है ना। क्योंकि एक तो म्यूचुअल फंड ने रिस्क भी लिया, हमारे पैसे को रिस्क में भी डाला और वो रिटर्न भी बना करके नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में ऐसे म्यूचुअल फंड से हमें स्किप करना चाहिए। साथ ही साथ सॉर्टिनो रेशियो हमें ये बताता है
जैसे कि जो शार्प रेशियो होता है वो दोनों साइड का यानी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों के फ्लक्चुएशन को कंसीडर करता है, लेकिन जो शॉर्टिनो रेशियो होता है वो सिर्फ बैक जो नेगेटिव साइड होता है उसको कंसीडर करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड डाउन साइड में हमें प्रोटेक्शन देगा या नहीं, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए बेहतर है पॉजिटिव में। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, बस ये यहाँ पर अंतर ये हो जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम शार्प रेशियो में ऊपर और नीचे यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का ले रहे थे, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हम बस इतना लेंगे, यानी कि जब इसका एवरेज रिटर्न जो है और उससे नीचे ये जितना ज़्यादा जा सकता है इसको हम लोग ये वाली वैल्यू जो होगी इसको स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं शॉर्टिनो रेशियो में। यानी शॉर्टिनो रेशियो जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए बेहतरीन है। क्यों? शॉर्टिनर रेशियो ज़्यादा कब होगा? जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कम होगा, यानी ये वाला फ्लक्चुएशन कम होगा। फ्लक्चुएशन कम होगा यानी कि ये ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, यानी कि ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ये फंड हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर अल्फ़ा की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा कम है, इस वजह से ये म्यूचुअल फंड एक तरीके से हमें कम रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जो कि चार्ट में भी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 म्यूचुअल फंड को एलिमिनेट कर दिया है। पहला HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसके हाई एक्सपेंस रेशियो की वजह से, निपॉन इंडिया को इसके हाई एक्सपेंस रेशियो की वजह से, और इन्होंने जो रिटर्न जनरेट करके दिया है वो बाकी के म्यूचुअल फंड से कम जनरेट किया है और हमसे फीस भी ज़्यादा ले रहे हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। देखिए, ये एक एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि हम लोग उस म्यूचुअल फंड पर पहुँच सके जो कि फीस भी हमसे कम लेगा और साथ ही साथ रिटर्न भी हमें जनरेट ज़्यादा करके देगा। ठीक है, कोटक इमर्जिंग फंड की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 5 साल में ये कई बार बीट नहीं कर पाया है अपने बेंचमार्क को, इस वजह से इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। हालांकि इसका जो एक्सपेंस रेशियो था वो बहुत डिसेंट था, लेकिन पिछले 5 सालों में रिटर्न के मामले में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था कई बार, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है 0.46% और इसका रिटर्न भी ठीक ठाक है। तो एक बार इस फंड के बारे में देख लेते हैं। PGIM मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, पिछले 1 महीने का अगर हम लोग रिटर्न कंपेयर करें इसके बेंचमार्क से, तो बेंचमार्क का जो रिटर्न है येलो वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो PGIM मिड कैप का है वो ब्लू वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से येलो वाली लाइन लगातार आपको ऊपर दिख रही है, यानी कि ये अपने बेंचमार्क को 1 महीने में बीट नहीं कर पा रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान दीजिएगा, 3 महीने का आंकड़ा मैंने सेलेक्ट किया है और 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में जो बेंचमार्क है ये लगातार आपको ब्लू वाली लाइन से ऊपर दिख रही है, यानी 3 महीने के आंकड़े में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है PGIM। इसके बाद से अगर 6 महीने का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो 6 महीने में देखिए लगातार येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है, यानी कि बेंचमार्क जो है वो ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग 1 साल का अगर आंकड़ा देखेंगे तो 1 साल में आपको देखिए बहुत ज़्यादा मार्जिन से ये येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है, यानी 1 साल के भी आंकड़े में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल का अगर हम लोग आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ समय के लिए ये अपने बेंचमार्क को बीट तो किया, ब्लू वाली लाइन ऊपर है, लेकिन यहां से अगर आप देखेंगे तो येलो वाली लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है, यानी 3 साल में भी कुछ समय के लिए ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 5 साल का अगर हम लोग आंकड़ा देखेंगे तो ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर दिखेगी, यानी 5 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन 5 साल से जैसे ही हम लोग नीचे जाते हैं तो ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक प्रमुख रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं टेक्निकल टर्म्स के मामले में कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। ग्रो पर PGIM मिड कैप का अगर रेटिंग देखेंगे तो वो 3 रेटिंग है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग नीचे जाएं और कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो इनकी होल्डिंग 78 स्टॉक्स में है और साथ ही साथ इनका इक्विटी में जो एक्सपोजर है, ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी में जो इनका एक्सपोजर है वो 97% है और डेट में जो इनका एक्सपोजर है वो 3.7% है। कुछ और टेक्निकल टर्म्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं बता रहा हूँ। बीटा का जो वैल्यू है वो 0.82 है, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है वो 1 है और 1 से नीचे जिसका भी बीटा होता है वो कम वोलेटाइल माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अल्फा का वैल्यू निगेटिव में दिख रहा है, अल्फा का वैल्यू निगेटिव में दिख रहा है, जो कि इस फंड के लिए बहुत निगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि अल्फा और बीटा जो है वो हमें एक मोटा मोटी परसेप्शन बनाने में हेल्प करते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है अपने बेंचमार्क के हिसाब से कितना रिटर्न जनरेट करके देगा। जैसे मान लीजिए कि ये बेंचमार्क का रिटर्न है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये 10% हमें रिटर्न बना करके दे रहा है तो ये PGIM हमें कितना बना करके देगा, तो सिंपली 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.2 आएगा। और जो ये
अल्फा वाली वैल्यू होती है इसको डायरेक्टली जो वैल्यू आया उसमें जोड़ देते हैं, तो माइनस में ये कितना जुटेगा 1.90। तो यहाँ से घटाएंगे अगर तो 0, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ बचा आपका 7 में से 1 जाएगा, तो ये 6 बचा। यानी कि अगर 10% का रिटर्न हमारा बेंचमार्क बना करके दे रहा है तो ये पीजीआईएम हमें सिर्फ 6.3% का रिटर्न बना करके दे रहा है। ये इस वजह से क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है, जबकि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा हमारे लिए हो उतना हमारे लिए बेहतरीन है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए शॉर्टिनो रेशियो का वैल्यू और शार्प रेशियो का वैल्यू, जो कि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था उससे भी कम है। तो ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड खराब है, लेकिन इससे तुलना में जो और भी म्यूचुअल फंड में आगे बताऊंगा वो ज़्यादा रिटर्न और इससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हम जब अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो क्यों ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो कि हमें निगेटिव में अल्फा जनरेट करके दे रहा है? तो ऐसे म्यूचुअल फंड से हमें बचना चाहिए क्योंकि हमारे पास इससे भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। तो वीडियो के साथ आगे जरूर बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के साथ मैं आगे आ रहा हूँ। तो अभी तक HDFC यहाँ से हमने स्किप कर दिया, उसके बाद से कोटक इमर्जिंग को हमने स्किप कर दिया है, निपॉन को स्किप कर दिया और PGIM इंडिया को हमने स्किप कर दिया है। अब अगला जो म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का एडलवाइज, अगर यहाँ का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न भी ठीक ठाक है, और जो एक्सपेंस रेशियो है यानी फीस जो हमें सालाना पे करना होगा वो भी ठीक ठाक है। तो एक बार इस म्यूचुअल फंड को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या ये हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है अथवा नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं एडलवाइज का अगर हम लोग मिड कैप का रिटर्न देखें पिछले 1 महीने में 3 महीने में कंपैरिजन करें तो क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा येलो वाली जो लाइन है वो हमारा बेंचमार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडलवाइज मिड कैप के रिटर्न को। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान से देखिएगा, येलो वाली लाइन 1 मंथ के जो रिटर्न है इसमें यहाँ पर आपको ऊपर दिख रही है, यानी 1 महीने में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में देखिए ब्लू वाली लाइन ऑलमोस्ट टाइम आपको ऊपर दिख रही है, यानी 3 महीने के रिटर्न के मामले में ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। 6 महीने का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो 6 महीने में देखिए यहाँ तक आपको येलो वाली लाइन आपको ऊपर दिख रही है और यहाँ तक काफ़ी हद तक टच करते हुए दिख रही है, यानी कि 6 महीने में भी येलो वाली लाइन ऑलमोस्ट टाइम आपको ऊपर दिख रही है, यानी 6 महीने में भी ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल का अगर हम लोग देखें तो 1 साल में देखिए येलो वाली लाइन लगातार आपको ऊपर दिख रही है, यानी 1 साल के आंकड़े में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर 3 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 3 साल में देखिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए येलो वाली लाइन ऊपर थी, लेकिन ये ब्लू वाली लाइन ऑलमोस्ट टाइम आपको ऊपर दिख रही है, लेकिन ये येलो वाली लाइन के काफ़ी करीब है, यानी 3 साल में ये अपने बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, लगभग बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। 5 साल का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो 5 साल में भी इनका देखिए गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये अपने बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं पिछले 5 साल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो। और अगर मैक्स पर जाते हैं तो मैक्स पर जब हम लोग जाएंगे तो ये अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को, लेकिन 5 साल तक ये बहुत कम मार्जिन से बीट कर पा रहा है, या फिर इससे नीचे जब आप जाएंगे टाइम पीरियड में तो वो अपने बेंचमार्क को या तो बीट नहीं कर पा रहा है या तो उसके बराबर ही रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। बाकी के और टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा इस फंड के बारे में। इस फंड का अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो इन्होंने जो टोटल एक्सपोजर ले रखा है वो 71 स्टॉक्स में ले रखा है, और इनका जो इक्विटी में एक्सपोजर है वो लगभग 99.2% और डेट में 0.9% इनका एक्सपोजर है। ठीक है, इसके बाद से कुछ टेक्निकल और टर्म्स की बात कर लें एडवांस रेशियो की, तो इनका जो बीटा है इससे पहले जो भी वैल्यू मैंने आपको दिखाया, जो भी मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मैंने आपको दिखाया उसमें सबसे ज़्यादा है अब तक के हिसाब से। आगे के जो भी म्यूचुअल फंड आएंगे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक के हिसाब से इनका बीटा जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये जो है ज़्यादा वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगा, और इनका अल्फा जो है वो काफ़ी कम है, निगेटिव में तो नहीं है पॉजिटिव में है लेकिन काफ़ी कम है। इससे ऊपर जो रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं उनका अल्फा भी ज़्यादा रहेगा और साथ ही साथ वो हमें बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके देंगे। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अगर हम लोग शार्प रेशियो की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्टिनो की बात करें तो वो ठीक ठाक है। तो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड्स हमारे पास है, तो एक बार उनको कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू ज़्यादा नहीं है और पिछले 3 साल में 5 साल में या तो ये अपने बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न दे रहा है या फिर उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इस म्यूचुअल फंड को मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ।
अब तक हमने 8 में से 5 म्यूचुअल फंड को स्किप कर दिया। अब हमारे पास टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जो कि हाई रिटर्न जनरेट करके दिए हैं पिछले 5 साल में, उसके हिसाब से अरेंज होकर के आ चुका है। तो इन 3 म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी को हम लोग डिटेल में कंपेरिजन करेंगे और जानेंगे कि इसमें से हमारे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। अब हमारे पास जो टॉप के 3 म्यूचुअल फंड्स बचे हैं मिड कैप कैटेगरी के, पहला महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप, दूसरा क्वांट मिड कैप और तीसरा जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो अगर 1 साल का हम लोग चार्ट देखें इन म्यूचुअल फंड्स का, तो 1 साल में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको येलो वाली लाइन दिख रही है, येलो वाली जो लाइन है वो मोतीलाल ओसवाल का है, ब्लू वाली लाइन जो है वो क्वांट का है और ग्रीन वाली लाइन जो है वो महिंद्रा मैन्युलाइफ का है। तो 1 साल का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो 1 साल में येलो वाली लाइन सबसे नीचे है, यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल है वो तीनों में सबसे कम रिटर्न बना करके दे रहा है। ग्रीन वाली लाइन बीच में है, यानी कि महिंद्रा मैन्युलाइफ जो है वो बीच में है कहीं ना कहीं, और जो टॉप में है वो कौन सा है, वो आपका क्वांट म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का। लेकिन जैसे ही मैं 3 साल का आंकड़ा सेलेक्ट करता हूं तो 3 साल में देखिए येलो वाली लाइन जो है वो सबसे ऊपर चली जाती है, यानी 3 साल के आंकड़े में मोतीलाल ओसवाल जो है वह क्वांट मिड कैप को भी बीट कर रहा है और साथ ही साथ जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप है उसको भी बीट कर रहा है। और ग्रीन वाली लाइन आपको सबसे नीचे दिख रही होगी, यानी कि महिंद्रा मैन्युलाइफ जो है वो 3 साल के आंकड़े में सबसे कम रिटर्न हमें जनरेट करके दे रहा है बाकी के 2 म्यूचुअल फंड्स की तुलना में। अगर मैं 5 साल का आंकड़ा यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो 5 साल में देखिए ब्लू वाली लाइन सबसे ऊपर है, यानी 5 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना करके दिया है वो क्वांट ने बना करके दिया है। येलो वाली लाइन आपको बीच में दिख रही होगी, यानी मोतीलाल ओसवाल ने दूसरे नंबर पर, और ग्रीन वाली लाइन आपको तीसरे नंबर पर दिख रही होगी, यानी कि जो महिंद्रा मैन्युलाइफ है वो तीसरे नंबर पर रिटर्न के मामले में है। इसके बाद से अगर हम लोग फंड साइज की बात करें तो महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो फंड साइज है वो सबसे कम है 2433 करोड़। बाकी अगर क्वांट की बात करें तो 6920 करोड़, और अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 9819 करोड़ का है। ठीक है, इसके बाद से अगर रिटर्न की बात करें तो देखिए 1 साल में महिंद्रा ने हमें जो रिटर्न जनरेट करके दिया है वो 61 का दिया है, और क्वांट ने 75 का दिया है, और 50% दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 3 साल में जो रिटर्न है महिंद्रा का सबसे कम है 28%, लगभग 35% क्वांट का है और लगभग 36% मोतीलाल ओसवाल का है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 28% आपका महिंद्रा मैन्युलाइफ का है, 35% आपका क्वांट का है और 28.6%, यानी इससे ज़्यादा, ये 28.3 था, ये 28.6 है। यानी 3 साल और 5 साल के आंकड़ों में कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाता है, महिंद्रा मैन्युलाइफ जो है वो पिछड़ जाता है। 1 साल में तो ये बीट कर पा रहा है मोतीलाल ओसवाल को, लेकिन क्वांट को बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन 3 और 5 साल में ये लगातार पिछड़ रहा है मोतीलाल ओसवाल से भी और क्वांट मिड कैप से भी। इसलिए इस फंड को यानी महिंद्रा मैन्युलाइफ को हम यहीं पर स्किप करते हैं। इसके स्किप करने के और भी रीजन्स हैं। अगर प्रमुख रीजन की बात करें तो एडवांस रेशियो में जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू देखिए 1.01 के करीब है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि बीटा का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 1 के करीब होता है, और इससे ऊपर जो भी म्यूचुअल फंड है वो यानी कि ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा रिस्की आपके लिए होगा। तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा है, यानी ये वोलेटाइल ज़्यादा होगा, रिस्क ज़्यादा ले रहा है, और अल्फा का वैल्यू जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इससे ऊपर जो टॉप परफॉर्मर है मोतीलाल ओसवाल और क्वांट मिड कैप का, उसका मैं आपको दिखाऊंगा तो अल्फा का वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और बीटा का वैल्यू चूंकि 1 से ज़्यादा है इसलिए ये ज़्यादा वोलेटाइल है। आपने देखा कि 1 साल में ये अच्छा रिटर्न जनरेट करके तो दिया मोतीलाल ओसवाल से, लेकिन जैसे ही हम लोग लॉन्ग टर्म में जाते हैं 3 साल और 5 साल में, तो ये मोतीलाल ओसवाल से भी पिछड़ जाता है और क्वांट से भी पिछड़ जाता है। इस वजह से इस म्यूचुअल फंड को हम लोग यहीं पर स्किप करते हैं और बाकी के 2 म्यूचुअल फंड जो हमारे पास बचे हैं क्वांट और मोतीलाल ओसवाल, उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वांट और अगर मोतीलाल ओसवाल में हम लोग कंपैरिजन करें तो क्वांट का ग्रीन वाला लाइन है और ब्लू वाली जो लाइन है वो मोतीलाल ओसवाल की है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 साल का, अगर ये चार्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 साल में ग्रीन वाली लाइन हमेशा ऊपर है। 3 साल में अगर बात करें तो 3 साल में ब्लू वाली लाइन ग्रीन से ऊपर हो जा रही है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल ने क्वांट को बीट कर दिया 3 साल में। और 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वाली लाइन फिर से ऊपर चली जाएगी, यानी कि 5 साल में जो मोतीलाल ओसवाल है उसको बीट कर रहा है क्वांट। यानी एक बार मोतीलाल ओसवाल ने हाई रिटर्न जनरेट करके दिया पिछले 3 साल में, 5 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो क्वांट बीट कर रहा है, 1 साल का आंकड़ा देखेंगे तो क्वांट बीट कर रहा है। यानी ये दोनों जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। और डिटेल में समझने के लिए हमें क्वांट के
कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को भी देखना होगा। देखिए इसको 5 रेटिंग मिला हुआ है ग्रो पर। अगर हम लोग देखें इनका फंड साइज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा कहा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल 35 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो कैश को लेकर के है। इनका जो एक्सपोजर है 97.4% इक्विटी में है, 4% डेट में इनका एक्सपोजर है। लेकिन कैश की जब बात करते हैं तो माइनस में इनका दिखाया जा रहा है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा अगर रिडीम्शन के ऑर्डर आ जाएंगे तो हो सकता है कि वो उसको सर्व करने में सक्षम ना हो, क्योंकि कैश होल्डिंग्स से ही हमें ये पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा रिडीम्शन को सर्व करने के कंडीशन में है अथवा नहीं। इनका जो टर्नओवर रेशियो देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि ये अपने स्टॉक्स को फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। इसके बाद से कुछ और टर्म्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू बाकी जो अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड आपको दिखाया उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि ये अपने बेंचमार्क को लगातार बीट करेगा, हमेशा बीट करेगा। लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि जो इनका बीटा है 1.01 है, यानी कि ये बीट तो करेगा। यानी जब मार्केट, मान लीजिए ये बेंचमार्क का इस प्रकार से परफॉर्मेंस है, तो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरेगी तो ये जो वैल्यू है बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये जब मार्केट नीचे गिरेगा तो ये वाला जो फंड है क्वांट का वो और ज़्यादा नीचे गिरेगा। यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर कम देखने को मिलेगा बीटा की वजह से। लेकिन जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो नो डाउट ये जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बना करके देगा। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट होता है वो बस बीटा की वजह से होता है। अन्यथा की कंडीशन में ये म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, रिस्क ज़्यादा लेकर के ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो नो डाउट क्वांट का मिड कैप आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि सबके लिए रिस्क की लेने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है। कुछ लोग मार्केट जब क्रैश होता है तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, इसलिए उनको डाउन साइड प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उस कंडीशन में क्वांट आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा, क्योंकि जो एएमसी है वो लगातार अपने स्टॉक्स में फ्रिक्वेंटली वो चेंज करती रहती है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो क्वांट को आपको स्किप करना होगा। अब एक म्यूचुअल फंड जो हमारे पास बचा मोतीलाल ओसवाल, उसको देख लेते हैं कि क्या वो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है या फिर क्वांट ही अच्छा है। हम लोग आ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के डिटेल कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न की बात तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत इसके बारे में बात कर ली है। अगर हम लोग ग्रो का रेटिंग देखेंगे तो 5 स्टार है और इनका जो फंड साइज है वह क्वांट से ज़्यादा है, क्वांट से कहीं ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग इनकी होल्डिंग देखें तो टोटल 22 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो 93% इनकी होल्डिंग इक्विटी में है, 5.5% डेट में है और यहाँ पर कैश देखेंगे वो पॉजिटिव में है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन के ऑर्डर भी आ जाते हैं तो उनको सर्व करने के लिए मोतीलाल ओसवाल में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स है इन्वेस्टर्स के साइड में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही साथ कुछ और अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स को देखें तो यहाँ पर देखिए अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगी, और अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए बेहतरीन है। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 12.21 है, जो कि क्वांट से भी कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए ये अपने बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगी। साथ ही साथ बीटा हमें ये बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा वोलेटाइल है या फिर कितना कम वोलेटाइल है। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होती है तो वो कम वोलेटाइल माना जाता है, और अल्फा जितना ज़्यादा होगा यानी कि ये म्यूचुअल फंड जो है वो कम रिस्क लेकर के हमें ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। यानी ये डाउन साइड प्रोटेक्शन हमें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है क्वांट से। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि चूंकि बीटा के वैल्यू बहुत ज़्यादा डिसेंट है और 1 से कम है, इससे पहले हमने क्वांट में देखा था तो क्वांट में बीटा का वैल्यू जो था वो 1 से ज़्यादा था, तो और अल्फा का वैल्यू भी इससे कम था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि डाउन साइड प्रोटेक्शन के साथ ही साथ एक डिसेंट एक तरीके से इंटरेस्ट चाहते हैं, तो उनके लिए जो मोतीलाल ओसवाल है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही अगर आप सॉर्टिनो रेशियो की देखेंगे तो ये भी आपको 3.46 दिख रहा है, यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 3 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो क्वांट को भी बीट किया है मोतीलाल ओसवाल ने, और साथ ही साथ ये डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। पॉजिटिव एक तो आपको अल्फा देखने को मिल रहा है और वो भी सबसे ज़्यादा, बीटा आपको 1 से कम देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो के भी मामले में जो मोतीलाल ओसवाल है वो आपको कम फी पे करना पड़ेगा सालाना। इसका क्वांट का अगर आप देखेंगे तो 0.62% है और मोतीलाल ओसवाल का
इससे कम है 0.6% है, यानी फीस भी आपको कम देना पड़ेगा मोतीलाल ओसवाल में। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्वांट बेहतरीन हो सकता है, वो ज़्यादा वोलेटाइल भी होगा और रिस्क लेने के साथ आपको रिटर्न भी ज़्यादा जनरेट करके देगा। लेकिन अगर आप रिटर्न थोड़ा सा एडजस्ट करके और रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए मोतीलाल ओसवाल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि ये चाहते हैं कि क्यों ना हम दोनों में इन्वेस्ट कर दें और दोनों का लाभ ले लें, यानी हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिले और हाई रिटर्न भी देखने को मिले। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि दोनों के बीच में जो स्टॉक्स हैं उसमें कितना ओवरलैपिंग है, यानी ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा दोनों में कॉमन स्टॉक्स हैं। इससे हमें ये फायदा होगा, नुकसान होगा कि अगर हम दोनों में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट हमारा जो इन्वेस्टेड पैसा है वो एक ही प्रकार के स्टॉक्स में जा रहा है, तो उससे हमें दोनों को लेने से लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ओवरलैपिंग चेक करना होगा कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में कितनी की ओवरलैपिंग है। यहां पर देख सकते हैं ओवरलैपिंग टूल से मैंने क्वांट को, मिड कैप को और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को कंपेयर किया है। तो यहां पर मात्र 4% ही पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू बोली जाएगी, क्योंकि अगर आपका 20 से कम है, ओवरलैपिंग 20% से कम है, तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 4% है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट वैल्यू है। तो उस कंडीशन में आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों में करना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से सिर्फ एक को चुनना रहे, तो अगर आप हाई रिस्क लेकर के हाई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो नो डाउट आपके लिए क्वांट मिड कैप अच्छा हो सकता है। और अगर आप रिस्क कम लेकर के रिटर्न हाई चाहते हैं तो उस कंडीशन में मोतीलाल ओसवाल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। यहाँ पर रिटर्न आपको 3 साल के तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये क्वांट को भी बीट कर रहा है और रिस्क भी कम ले रहा है, अल्फा भी ज़्यादा है, साथ ही साथ आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पे करना पड़ रहा है, यानी फीस कम करना पड़ा है। तो रिस्क कम लेकर के अगर ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर आप रिस्क ज़्यादा लेकर के ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो क्वांट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में तो प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।